अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, आज ख़ास तौर पर बात करेंगे कि मिडल ईस्ट में क्या होने जा रहा है, कौन कौन से बड़े प्लेयर वहाँ पर इन्वॉल्व हैं और इनका एक बयानिया जो है कि हम यहाँ पर अमन चाहते हैं, उस अमन के बयानिए को लेकर ये आने वाले वक्त में यहाँ पर कितनी बड़ी तबाही का मौजब बन सकते हैं, बायस बन सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में ख़ास तौर पर ये बात करेंगे कि यहाँ पर पूरे खित्ते में अगर आप अमन चाहते हैं, सीरिया की बात करें, इराक की बात करें, इजिप्ट की बात करें, लीबिया की बात करें, तो इन तमाम तर इलाकों में अगर आप अमन चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या इक़दाम होने चाहिए और उसकी रीज़न्स क्या होंगी, उनके ऊपर ख़ास तौर पर आखिर में बात करेंगे। मतलब कि तमाम तर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सल्यूशन देने की कोशिश करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो अहम डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि जब से जो बाइडन आए हैं, जो बाइडन के आने के बाद से इस तमाम तर इलाकों में, खित्ते में इन्वॉल्वमेंट जो है, जो की प्लेयर्स हैं उनकी बढ़ चुकी है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कह लें या सबसे ज़्यादा आज के दिन तक जो इन्वॉल्व कंट्री है वो है तुर्की। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इराक का दौरा किया गया है, बगदाद वो वहाँ पर पहुँचे और उनकी जानिब से वहाँ पर एक तो प्राइम मिनिस्टर उधर के जो हैं उनसे मुलाकात की गई, वज़ीर दिफा से मुलाकात की गई, वज़ीर दाखिला से मुलाकात की गई। और इस तमाम तर मुलाकात में जो एक मेन एजेंडा था वो ये था कि PKK यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि दहशतगर्द डिक्लेयर की गई है इराक की जानिब से और साथ में तुर्की की जानिब से, और पास्ट में बुश के दौर में जब अमेरिका ने यहाँ पर हमला किया था तो उस दौर में सपोर्ट किया जाता रहा है इस जमात को। मतलब कि अमेरिकन जो हैं वो PKK को सपोर्ट करते हैं। ये कुर्दिश जो लिब्रेशन कह लें कि आज़ादी की तहरीक लड़ने वाली एक तंजीम है, इसको जो है टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है इराक की जानिब से और साथ में तुर्की की जानिब से। दूसरी तरफ जो कि कुर्दों को ही रिप्रेजेंट करती एक सियासी ताकत है वो है KRG, कुर्द रीजनल ग्रुप जो है, इसकी वहाँ पर हुकूमत भी है तमाम तर जो कुर्दों के इलाके हैं और ये इनको सपोर्ट है तुर्की की और साथ में इराक की भी इनको सपोर्ट है। तो वहाँ पर जो जाकर जो वहाँ पर कुर्द रीजन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से मुलाकात की गई। और हलूसी अकर की जानिब से जो कहा गया वो ये उन्होंने कहा कि जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं तुर्की के, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम खित्ते में हम रीजनल स्टेबिलिटी के लिए हम चाहते हैं कि मज़ीद इक़दाम किए जाएँ PKK के ख़िलाफ़। और इसके बारे में जुमे के दिन एक बयान दिया गया था रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम 2011 में और उसके बाद भी उन्होंने टाइम टू टाइम अटैक किए हैं और पास्ट में इराक के अंदर जब उन्होंने हमले किए तो उस वक्त जो टॉप मिलिट्री ऑफिसर थे इराक के वो भी इसमें हलाक हुए और काफ़ी अरसे तक ताल्लुकात जो इराक की हुकूमत के और तुर्की हुकूमत के कशीदा भी रहे। और इसके ऊपर उन्होंने कहा, रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम रातों रात हमला कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर PKK ने अपने पाँव जमाना शुरू कर दिए हैं। तो इसके ऊपर वो चाहते हैं कि इनकी जो ये जो अपना एक इन्फ्लुएंस है इसको बढ़ाते जा रहे हैं, इसको कम करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर स्ट्राइकिंग वो ज़रूरी है और इसका उन्होंने इंडिया भी दे दिया है। अब ये एक दौरा करने की एक और रीज़न भी है, वो ये है कि जो बाइडन और रजब तैयब एर्दोगान के ताल्लुकात पास्ट में भी अच्छे नहीं रहे। ये एक दूसरे को नेम कॉलिंग करते रहे हैं, एक दूसरे को बुरे अलकाब से नवाजते रहे हैं। और अगरचे जब एक अपोजिशन में बंदा होता है और जब फिर गवर्नमेंट में आता है उसकी पॉलिसीज़ में या मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर उसका जो स्टांस होता है उससे उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, क्योंकि अपने स्टेट की पॉलिसी को मुकद्दम रखना होता है। लेकिन अभी तक की जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं जो बाइडन की इंतज़ामिया की जानिब से मशरिक़ वस्ता में, और अभी तक के जो बयानात हैं उससे देख के यही लगता है कि अपनी पॉलिसीज़ को वो मज़ीद जो है वो एग्रेसिव बनाएंगे और ख़ास तौर पर तुर्की को काउंटर करेंगे, क्योंकि तुर्की को जिस तरह से अमेरिका के मुताबिक काउंटर किया जाना चाहिए था, रजब तैयब एर्दोगान को जिस तरह से जवाब दिए जाने चाहिए थे, ट्रंप ने पर्सनल रिलेशन होने की वजह से उस तरह के बयानात भी नहीं दिए और ना ही अमली इक़दाम उठाए। तो तुर्की को सीरिया के अंदर, इराक के अंदर और ईरान के बॉर्डर के साथ जो है टफ टाइम देने का एक प्लान है अमेरिका की जानिब से। अब बात कर लेते हैं कि इस पूरे रीजन में
जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनका यहाँ पर स्टेक क्या है और वो आने वाले वक्त में कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने जब से 2003 में ये हमले किए और उसके बाद 2011 में विड्रॉ किया तो वो मुकम्मल विड्रॉ नहीं था, समहाउ मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है उसको बहाल रखा। तो ये अमेरिका जो है, अमेरिका के निकल जाने के बावजूद यहाँ पर उनका ऐसे कह लें कि अमन के लिए या पीस के लिए या कोई भी और रीज़न कह लें कि उनकी प्रेजेंस बहरहाल मौजूद है। और जो बाइडन की इंतज़ामिया मशरिक़ वस्ता में और ख़ास तौर पर इराक़ और सीरिया के अंदर मज़ीद इसके ऊपर फोकस करेंगे और ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करेंगे। लेकिन जब से 2011 से विड्रॉ किया अमेरिकन फोर्सेस ने, यूएन की फोर्सेस ने, तब से एक खला पैदा हुआ, उसको फिल करने के लिए मुख्तलिफ प्लेयर जो हैं इस तमाम तर रीजन में एक्टिव हुए। उसमें सबसे बड़ा प्लेयर तुर्की, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, उसके बाद है रशिया, और उसके अलावा अगर बात करें तो चाइना भी समहाउ इसमें इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान ने भी अपना पहला कदम इस खित्ते में रख दिया है। अगरचे पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की जो मुआशी हालत है उसको अलाउ नहीं करती कि वो इन ममालिक की तरह बड़े लेवल के ऊपर वहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, लेकिन समहाउ पाकिस्तान ने अपने पाँव जो है वो जमाना शुरू कर दी हैं। किस तरह जमाए ये आगे जाकर आपको बताता हूँ। अब तुर्की की बात करें तो तुर्की राइटफुली जिस तरह भारत क्लेम करता है उसने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है, इतना पैसा लगाया है, इसी तरह तुर्की क्लेम करता है और राइटफुली क्लेम करता है, क्योंकि इराक की रिकंस्ट्रक्शन में उसका बहुत बड़ा हाथ है। $5 अरब से ज़्यादा तक की अब तक वो इन्वेस्टमेंट कर चुका है। मज़ीद जो एड है और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं उनमें जो उसने हिस्सा लिया हुआ है, वहाँ पर इराक और सीरिया के अंदर सपोर्ट करता है, वो अलग से है। अब रूस जो है उसने भी जो बशारुल असद की हुकूमत है मिस्र के अंदर, उसको बहुत बड़ा सपोर्ट किया, उसको गिरने से बचाया, तो उसका भी यहाँ पर स्टेक है। और सीरिया की बात करें तो M4 मोटरवे जो सीरिया के अंदर है उसके दोनों साइडों पे पीस कीपर इन दोनों ममालिक है, मतलब कि तुर्की एक साइड पर वहाँ पर उसने अपने पीस कीपर जो हैं डिप्लॉय किए हुए हैं, और दूसरी तरफ रशिया है, और ये दोनों मुश्तरका पेट्रोलिंग भी करते हैं। अगरचे बहुत सारे इनके आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन इन पास में देखा जाए पिछले कुछ अरसे से तो ये आपस में बड़े प्यार मोहब्बत के साथ वहाँ पर अपने मामलात को चला रहे हैं। चाइना की बात करें तो चाइना अगरचे जो एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है उससे वो अवॉइड करता है, लेकिन और पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे भी अवॉइड करता है, लेकिन मुआशी ताउन के ऊपर उसने बहुत बड़ा काम जो है वो शुरू किया है। और ख़ास तौर पर वो चाहता है कि सी पैक का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसके अंदर इन तमाम तर ममालिक को इन्वॉल्व किया जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि इस खित्ते में पीस हो, और पीस किस तरह से होगा ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने अभी हाल ही में एक तुर्की और ईरान के साथ मिलकर एक रेल प्रोजेक्ट जो है वो तकरीबन अपनी तकमील के मराहिल में है, उसके ऊपर काम करेगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर एक बात समझना ज़रूरी है कि आजकल दूसरे ममालिक के ऊपर जो कमज़ोर ममालिक हैं उनके ऊपर रूल करने का तरीका थोड़ा सा तब्दील हो गया है। मतलब कि अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर अपने पाँव जमाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप वहाँ पर इन्वेड करें, वहाँ पर हमला करें, तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का बहाना लेकर जाएं, आप वहाँ पर इन्वेस्ट करें, अपने स्टेक वहाँ पर बनाएं, और उसके बाद फिर आपको खित्ते के बारे में पता लगता है, जो टाइमली इंफॉर्मेशन है उसके बारे में पता लगता है, तो आपको मज़ीद एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का मौका मिलता है। अब सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि रशिया और तुर्की की बात करें तो बगदाद के अंदर, इराक के अंदर तुर्की को फ़िलहाल एक बड़े डैमेज का सामना करना पड़ा, और वो ये था कि एक जो प्लेयर है जो कि जिसको इग्नोर किया जाता रहा या बड़ा प्लेयर नहीं समझा जाता इस खित्ते में, वो है फ्रांस। और फ्रांस इस वजह से ज़्यादा एक्टिव हो गया है कि उसको यूएई की और सऊदी अरब की बहुत बड़ी सपोर्ट मिल चुकी है, और वो जो खित्ते में रीजनल इन्फ्लुएंस है तुर्की का उसको चैलेंज करता दिखाई देता है। और उसकी बड़ी एग्जांपल ये है कि हाल ही में जो इराक की रिकन्स्ट्रक्शन का एक प्रोग्राम है जिसमें मुख्तलिफ इलाकों को जो कि डैमेज हो चुके हैं अब तक उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाना था, उसमें एक मोसल एयरपोर्ट था। मोसल एयरपोर्ट की रिकन्स्ट्रक्शन का जो बिडिंग थी उसको जीतना चाहता था, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तुर्की लेना चाहता था, लेकिन बड़ा सेटबैक उस वक्त हुआ जब फ्रांस की एक कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब एक और जगह पर एक और एयरपोर्ट है, उसकी भी बिडिंग जो है वो आने वाले वक्त में होने वाली है, और तुर्की चाहता है कि वो तमाम तर मामलात जो हैं वो ठेका जो है उसको मिल जाए। इससे ये होगा कि इनका इन्फ्लुएंस जो है वो इस खित्ते में बढ़ेगा, स्टेक जो है वो बढ़ेंगे।
तो ये وہ तमाम तर ममालिक जो हैं समहाउ इस खित्ते में मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं कि असल में जो लॉन्गर रन में एक पीस प्रोसेस है उसकी तरफ जाने के लिए क्या इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा तो खित्ते में मज़ीद जो है वो खून बहेगा। इसके अलावा अगर बात करें तुर्की की, तो तुर्की के जो वज़ीर ख़ारजा ने अभी जो हाल ही में दौरा किया है तो उससे लगता है कि वो भी मज़ीद इन्वॉल्व होना चाहता है, इससे ज़्यादा जो है वो खून खराबा होगा। असल में होना ये चाहिए कि यहाँ पर जिस तरह इराक की रिकंस्ट्रक्शन का प्रोग्राम है, इसी तरह सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर इस तरह के प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। और जिस तरह चाइना कर रहा है कि इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट जो है उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है उसको जो है बढ़ावा देना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ पर पूरे खित्ते के अंदर एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसी कमेटी कह लें या एक ऐसी तंजीम कह लें कि वो मिलकर इस खित्ते के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको साथ में लाए, तमाम जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको मिलाए, और ख़ास तौर पर जो ये तमाम तर हुकूमतें हैं, तमाम तर जो बड़े ग्रुप हैं उनको आपस में बिठाएं, उनके साथ कुछ मुआहदे करें और उन मुआहदों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर हैं, चाइना की बात कर लें, तुर्की की बात कर लें, रशिया की बात कर लें या इवन के अमेरिका की बात करें, तो इन तमाम तर प्लेयर का सिर्फ इतना रोल होना चाहिए कि ये तमाम जो मुआहदे हों, ये एक जो ग्रुप बने, इसके ऊपर वो एज एन ऑब्जर्वर वहाँ पर बैठ कर तमाम तर मामलात को देखें और मेक श्योर करें कि वहाँ पर मज़ीद खून खराबा जो है वो ना हो। यही वो तरीका है जिसके ज़रिए आने वाले वक्त में इस खित्ते में पीस और अमन जो है उसको आप एक मौका दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका की बात करें तो अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ पर खित्ते में इस तरह से मामला जो हैं वो आगे बढ़ें और चीज़ें जो हैं वो मज़ीद स्टेबल हों, क्योंकि आने वाले वक्त में चीज़ें ज़्यादा अमन की तरफ जाती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि एक रीजनल पार्क के तौर पर जब से अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो इज़राइल भी अपना असर व रसूख है वो आने वाले वक्त में बढ़ाएगा और इन तमाम तर इलाकों में वो एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट जो है वो भी शुरू करेगा। तो ये सूरत हाल है। इन शॉर्ट ये है कि तमाम तर ममालिक को एक पेज पर आना चाहिए। अगर वाकई मिडल ईस्ट में आप अमन चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो असल स्टेक होल्डर हैं, ये जो ममालिक हैं, उनको मुकद्दम रखा जाए और आप एज एन ऑब्जर्वर इस तमाम तर सूरत हाल को, इस तमाम तर प्रोग्रेस को मॉनिटर करें और वो ममालिक जिनका अमल दखल नहीं उनको इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से मिडल ईस्ट में आप अमन कायम कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज की वीडियो से इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।